सो हाय गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। तो हमने बहुत सारे ऐसे चीजें सुनी है कि ब्लॉकचेन क्या है, बिटकॉइन क्या है, और भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कॉइन आते रहते हैं, वो सब क्या है। ओके एंड इस पे हम लोग को काफी कंफ्यूजन रहता है कि हाँ, जो भी ये ब्लॉकचेन है ये कहाँ से आया, कब बनाया गया, इसको क्यों बनाया गया था, इसके पीछे की डिस्कवरी क्या थी, क्या थिंकिंग पावर थी इस पे, क्या सोच के बनाया गया था। और भी मतलब कि ऐसे अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड हमारा जो मेन टॉपिक अभी करेंटली होगा वो होगा ब्लॉकचेन इन बिटकॉइन। ओके, सो इसके अलावा भी जो भी और भी हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सपोज डेट लाइक हम लोग का ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि यदि बिटकॉइन एक जो भी ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन है, यदि एक डिसेंट्रलाइज के तौर पे चीजें बनी हुई है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग के जो भी जब भी हम लोग बिटकॉइन इन्वेस्टिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, तो वहां पर हम लोग क्यों ऐसा करते हैं कि हम लोग को गवर्नमेंट से केवाईसी वगैरह क्यों करानी पड़ती है। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे भाई कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के क्या रीजन है, गवर्नमेंट का क्या है, या यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज का क्या है, या यदि डिसेंट्रलाइज है तो हम लोग को केवाईसी क्यों कराना पड़ रहा है बिटकॉइन में इन्वेस्टिंग करने के लिए। ये भी सारी चीजें हम लोग, छोटी मोटी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे कि ये जो भी जैसे धीरे धीरे थोड़ी बहुत हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक कि जैसे जैसे चीजें बनती चली गई, लाइक बिटकॉइन जैसे जैसे इवॉल्व होते गया, वैसे वैसे जो भी ये कंपनीज थी हमारी, जो भी हमारी ये कंपनीज थी अलग अलग जहाँ पे बिटकॉइन का इन्वेस्टिंग होता है, वो कैसे इवॉल्व होती गई। और जो भी यदि जैसे हम लोग को पता है कि बिटकॉइन बैंक्स वगैरह उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे पहले बहुत ज़्यादा, तो फिर जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, लोग ट्रेडिंग वगैरह कैसे करते थे, मतलब कि कैसे बिटकॉइन से एक पर्टिकुलर कॉइन में मतलब कैसे लोग खरीदते थे जब कोई बेस ही नहीं था। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं बिटकॉइन के लिए, या फिर हम लोग बिटकॉइन बाई सेल वगैरह करते हैं, तो हम लोग कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस देखेंगे कि हाँ, जैसे कि जो भी ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे जब भी हम लोग बिटकॉइन वगैरह इन्वेस्टिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक आपका बाइनेंस हो गया और भी अदर प्लेटफॉर्म्स हो गए। फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या क्या है, कॉइनडियक्स, वजीरैक्स, जेटपे। तो मतलब कि जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं बाइनेंस पे, ये कॉइनबेस पे, जो भी जहाँ भी आप लोग करते हैं, तो मतलब अलग अलग प्लेसेस पे जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो भी गवर्नमेंट है हमारी, वो गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है। तो भाई गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है भाई, और गवर्नमेंट केवाईसी भी करवाती है। तो भाई गवर्नमेंट केवाईसी वगैरह मतलब कि जो भी गवर्नमेंट भाई वो केवाईसी वगैरह क्यों करवाती है, ये हम लोग चीज देखेंगे। भाई टैक्स उसका गवर्नमेंट का अपना है, वो उस बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे टैक्स क्या है। तो मतलब यहाँ पे मेन से लोग बात करेंगे कि हाँ ऐसा मतलब क्यों है, यदि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, फिर वाई द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस ऑल काइंड्स ऑफ, एंड हाउ वी कैन परफॉर्म कि हाँ बिना गवर्नमेंट का केवाईसी और ये सब चीजें किए हाउ वी कैन डू इन्वेस्टिंग ऑन इट। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को प्रॉपर नोड वगैरह सेटअप करने पड़ेंगे, और उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे चीजें देखेंगे कैसे क्या करना है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे जरा कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कि जो भी ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन है भाई, ये आया कहाँ से, किसने बनाया। तो सबसे पहले तो हम लोग इस ब्लॉकचेन का जो भी वर्ड है, इस वर्ड पे हम लोग बात करेंगे भाई। तो ये ब्लॉकचेन क्या है, तो भाई ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है भाई। ब्लॉकचेन क्या है भाई, तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। ओके, एक ऐसा डेटाबेस भाई जो कि
डिसेंट्रलाइज मतलब कोई पूछे भाई ब्लॉकचेन है क्या, तो भाई सिंपल यही है कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, बस इतना ही मेन चीज यही है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, सपोज कि सबसे पहले जितनी भी ये कंपनीज है, अलग अलग जो भी कंपनी है, ये क्या करती है, अपना खुद का डेटाबेस सेटअप करती है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो सब बनाते हैं सब एक सास प्रोडक्ट ही मान लेते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कुछ कंपनीज है, तो क्या करते हैं, वो एक डेटाबेस बनाएंगे, बैक एंड बनाएंगे, फ्रंट एंड बनाएंगे, तो जो भी डेटा है वो अपने पास अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे ये ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है भाई, तो ब्लॉकचेन यहाँ पे ये है कि ये एक ऐसा डेटाबेस है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि ये पर्टिकुलर कंपनी का है ही नहीं। इसका मतलब कि क्या, तो क्या ये सबका है, जी हाँ ये सबका है। तो फिर डेटाबेस किसके पास है, हाँ ये तो बात सही है भाई, ये डेटा किसके पास है, तो भाई ये जो भी डेटाबेस है, ये डेटाबेस है, मतलब कि ये डेटाबेस किसी के पास हो सकता है, आपके पास भी हो सकता है, उसके पास भी हो सकता है, मतलब कि जितने लोग नोड चला रहे हैं उनके पास से डेटाबेस होगा। समझ में आया आपको ये बात, तो सबसे पहले तो ब्लॉकचेन लोगों ने देख लिया कि ब्लॉकचेन क्या एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। अब ये नोड क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको भी हम देखेंगे कि नोड क्या है, और सबसे पहले नोड कौन चलाया भाई, और जब एक आदमी ने नोड चलाया तो भाई जो और भी अदर्स जो लोग हैं, मतलब कि उन्होंने एक्सेप्ट कैसे कर लिया उस चीज को कि नहीं वो नोड चलाएंगे, तो बाकी सारे लोगों ने कितने नोड बनाए, कितने चले, मतलब कि ऐसा, मतलब कि क्या है हुआ, तो मतलब कि ये चीजें हम लोग थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो ब्लॉकचेन हो गया हम लोग का डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग। 1990 में ये चीज डेवलप हुआ था। रिसर्चर जो है प्रपोज्ड कि एक क्रिप्टोग्राफिकल सिक्योर चेन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ टाइम स्टैम्प्स एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, उसी के बेसिस पे ये जो भी ब्लॉकचेन है क्या आया, उस टाइम ये ब्लॉकचेन मतलब कि डिस्कवर हुआ था 1990 में। इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सारे चीजों को दिया हुआ है कि हाँ ये ब्लॉकचेन क्या है, तो वेब3 क्या है, मतलब कि ये एक पूरा जो टर्मिनोलॉजी के बेस पे कि क्या क्या है, तो वो मैंने यहाँ पे थोड़ा मेंशन किया हुआ है। यदि आप चाहें तो इन सारे चीजों को, ये जो भी जितनी भी सारी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, इनको अच्छे से एक बार देख सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन किसके द्वारा, ब्लॉकचेन जो भी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो ब्लॉकचेन जैसे कि 1990 में आया, ओके, और जो ये ब्लॉकचेन जो भी है ये सबसे पहले पिक्चर में कब आया, तो ये पिक्चर में आया 2008 में, मतलब कि जब संतोषी नाकामोटो कौन, ये बिटकॉइन जिन्होंने बनाया था। तो जब इन्होंने बिटकॉइन बनाया ना, जो बिटकॉइन कब डिस्कवर हुआ था, 2008 में डिस्कवर हुआ था, कब, 2008 में भाई। ओके, और ब्लॉकचेन केम इन पिक्चर आफ्टर दिस, तो इसी के बाद से मतलब ब्लॉकचेन जो है पिक्चर में आया, डिस्कवर हुआ था 1990 में, लेकिन दुनिया के सामने इस चीज का जो एक बेहतरीन यूज है ब्लॉकचेन का, वो कब आया, जब बिटकॉइन डिस्कवर्ड हुआ। समझ में आया, ये तो हम लोगों ने देखा कि ब्लॉकचेन डिस्कवर कब हुआ था, ब्लॉकचेन है क्या, ठीक है, और इसी मतलब कि डेटाबेस, ये जो ब्लॉकचेन है क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, तो इसी डेटाबेस को यूज करके क्या हुआ, बिटकॉइन बना। बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, क्या है भाई, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। सो ये जो बिटकॉइन जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, ये पिक्चर में कब आया, 2008 में। तब 2008 में ये बिटकॉइन बना, और किसको यूज करके बना भाई, ब्लॉकचेन को यूज करके बना, ठीक है। तो ब्लॉकचेन क्या है, एक डेटाबेस है, मतलब कि जो इसका मतलब कि ये है कि जो बिटकॉइन है वो एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी जो है एक डिसेंट्रलाइज डेटाबेस को यूज करके बना है। मतलब कि जो बिटकॉइन है वो किस डेटाबेस को यूज करता है यदि पूछा जाए, तो वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो भी है ब्लॉकचेन को यूज करता है। बिटकॉइन किसको यूज करके बना हुआ है, ब्लॉकचेन को यूज करके बना हुआ है। ब्लॉकचेन क्या है, डेटाबेस है, तो इसका मतलब कि
बिटकॉइन का डेटाबेस क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। समझ में आया? ऐसे लोग मतलब बोलते हैं, ये बोलने का तरीका है, बता रहा हूँ कि जितने भी ऐसे टर्मिनोलॉजी लोग जो यूज करते हैं आमतौर पे, तो ये मैं एक चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो कि हाँ जो ये बोले बोले तो उसका क्या मतलब है, ये बोले तो उसका क्या मतलब है। ओके, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को यूज करके बना हुआ है। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मतलब कि डिफरेंट नोड्स होंगे और उनके बेसिस पे ये चलेगा। डिफरेंट नोड कैसे? तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये अलग अलग दुनिया भर में नोड है जो कि चलते रहेंगे। नोड चलाएगा कौन? मैं भी चला सकता हूँ, आपको भी, आप भी चला सकते हैं। बस ये याद रखिए कि जिस भी इंसान को एनॉमली यदि बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना है, बिना कोई केवाईसी किए उसको ट्रेडिंग करना है, ध्यान रखिएगा, बिना कोई केवाईसी किए उसको ट्रेडिंग करना है, बिना कोई गवर्नमेंट के केवाईसी किए एनॉमली ट्रेडिंग करना है, बिना जाने कि भाई कौन ये, मेरे पास इतने बिटकॉइन है, मैं इतना पैसा यहां से इस वैलेंट में भेजा, इस टाइप की ट्रेडिंग करना है। मतलब कि आपकी प्राइवेसी हो, आपकी खुद की इंटीग्रिटी हो। तो वही लोग क्या करते हैं भाई, नोट को चलाते हैं। वो लोग क्या करते हैं भाई, बिटकॉइन नोट को रन करते हैं, बिटकॉइन नोट चलाते हैं। और यदि आप भी अपनी खुद की सिक्योरिटी चाहते हैं, अपनी खुद की प्राइवेसी चाहते हैं, तो आप भी बिटकॉइन नोट को चला सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं, बिटकॉइन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां से इसके लिए आपको पहले तो कुछ हार्डवेयर, नॉर्मल से आप रास्पबेरी पाई पर भी लोग चलाते हैं, ओके, मैक मिनी पर भी लोग चलाते हैं। मतलब कोई ऐसा एक छोटा सा वो सिस्टम, हार्डवेयर डिवाइस खरीद के रख सकते हैं जो कि हमेशा 24/7 उसको चलाते रहें। ओके, और भी कुछ इंडस्ट्रियल कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं, कुछ उन पर भी लोग चलाते हैं। तो ऐसे मार्केट में आते हैं जो 24/7 चले, और वो उतना जो भी बिल है उतना बिल भी ना ले, इलेक्ट्रिसिटी भी ना ले। तो ऐसे डिवाइसेस मार्केट में आते हैं, आप खरीद के हमेशा रन कीजिए, चलाइए। आप अपने नॉर्मल लैपटॉप पर भी चला सकते हैं। तो मतलब कि वही रास्पबेरी पाई, ये सब चीजें लोग खरीद के जो भी है चलाते हैं। वो जो लोग चलाते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्यों चलाते हैं भाई, क्यों चलाऊंगा मैं? उसके कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि भाई आपको प्राइवेसी जैसे मिलेगा, सिक्योरिटी आपकी रहेगी। और एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप डायरेक्ट बिटकॉइन के जो भी मेन जो चेन है, आप उस चेन से जुड़ सकते हैं, आप उसका मेन एक हिस्सा बन सकते हैं, मेन एक पार्ट बन सकते हैं। अब ये मेन हिस्सा उसका बनने का हमें फायदा क्या मिलेगा भाई? तो पहले बात कि जो भी ये क्या भी अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म है ना, ये जो भी बाइनेंस हो गया है, ये सब प्लेटफॉर्म हो गए, ये आपको क्या लगता है कि आप यदि कोई बिटकॉइन यदि खरीदे, तो आपको क्या यूं लगता है कि हाँ ये जो ब्लॉकचेन का जो असली वाला जो मेन चेन है, वहां पर भी जा करके एक आपको उतना बिटकॉइन खरीद के आपको दे दिया? नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एप्स है ना, यदि आपने बिटकॉइन खरीदा तो वो अपने डेटाबेस में चेंजेस करते रहते हैं। मतलब कि अलग अलग जो भी ये एप्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में हम लोग काफी डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने भी अलग अलग एप्स हैं, सपोज दैट कि सबसे बड़ा भाई बाइनेंस है। जो भी ये बाइनेंस है ना, यदि आप कोई चीज खरीदे, यहाँ पे गए, यदि एक 0.001 बिटकॉइन यदि आपने खरीद लिया, तो भाई ये बिटकॉइन वहां पे जाकर के नहीं खरीद रहा है जहाँ पे जो मेन चेन है। समझ में आया? ये अपने ही डेटाबेस में क्या किया है, एक चीज अपडेट कर दिया कि हाँ यहाँ से मैंने क्या किया है, जो ये बिटकॉइन है यहाँ से इनके पास बिटकॉइन चला गया, और अपने डेटाबेस में ये अपडेट किया। मतलब आपको रियलिटी में कोई बिटकॉइन वगैरह वो आपके पास है नहीं, अनटिल एंड अनलेस सपोज दैट कि आपको यदि किसी वैलेट में आपको बिटकॉइन ट्रांसफर करना है, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको वहां से जाकर के अंदर उसमें आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मैं अपना बिटकॉइन इस अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो। तब आपको क्या करेगा, वो आपको एक रियल बिटकॉइन जा करके वहां पे ट्रांसफर होगा। लेकिन जो भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं बाइनेंस में, वो सारे की सारी चीजें अपने ही डेटाबेस में वो लोग अपडेट करते हैं। मतलब कि ये समझ लीजिए, आप यदि बाइनेंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी ने ये
बाई किया, किसी ने ये सेल किया, तो वहां पे लोग आपस में ही गेम खेल रहे हैं, ऐसा समझिए। बाइनेंस टूल है, तो बाइनेंस में लोग आपस में गेम खेल रहे हैं, मतलब आप मतलब ये खुद के ही डेटाबेस में इस चीज को अप कर रहा है, खुद के इस डेटाबेस में इस चीज को डाउन करता है। और जो भी ये बाइनेंस वाले ना ये चीज क्लेम करते हैं कि नहीं भाई, आपने जितना चीजें ये चीज खरीदा वगैरह है, उतना हम लोग क्या करते हैं कि पीछे से जो मेन जो ब्लॉकचेन का जहाँ पे चेन है वहां पे उतना हम लोग बिटकॉइन रखते हैं। एक्चुअली में तो मतलब जितना बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है ना, उतना तो एक्चुअली में बिटकॉइन भाई है ही नहीं, बात समझ रहे हैं ना। वो जो जितने भी ट्रेडिंग वगैरह ये होती है ना, वो एक पर्टिकुलर डेटाबेस में होती है, वो रियलिटी में नहीं होती है। समझ में आया? ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। चीजें क्लेम करते हैं कि नहीं हमने उतना, आपने इतना बिटकॉइन खरीदा तो हाँ हमने अपने पास उतना रखा, लेकिन जब आप वैलेट में ट्रांसफर करने जाते हैं ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ती है, और फिर वो किसी दूसरे वैलेट में जाकर का ट्रांसफर हो। तो इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोगों ने यहाँ पे नोड को समझ लिया भाई, कि नोड एक्चुअली में ये जो भी नोड है, ये 1 2 3 4 5 नोड क्या है। ठीक है, इस नोड से भी कई सारी छोटी मोटी और भी चीजें निकली होती है, कि कुछ मेन नोड होते हैं, कुछ और भी छोटे नोड्स होते हैं जहाँ पे कुछ कुछ रिसेंटली डेटा ही लोग रखते हैं। तो इन सारे तौर तरीके मतलब की चीजों के कारण लोग खुद के नोड सेटअप करते हैं, और ये आप भी कर सकते हैं। सीधा जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से चीजें डाउनलोड कीजिए। बस आपको कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है कि भाई आपके पास एटलीस्ट 1 टेराबाइट की आपके पास एसएसडी होनी चाहिए डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए। रैम एटलीस्ट 8 to 16 GB का होना चाहिए, एंड अच्छा सीपीयू होना चाहिए 4 से 2 to 4 कोर का। आई थिंक इतना ही चल जाएगा, 2 to 4 कोर की सीपीयू, क्योंकि एक ही काम तो कराना है सिर्फ उस पर्टिकुलर मशीन पे, आपको बिटकॉइन तो रन करना, नोड रन करना है, तो 2 से 4 कोर का सीपीयू। सो इतने सारे कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, तो उसके उस चीज की बेसिस पे आप ये सब चीजें चला सकते हैं। और उसके बैकग्राउंड में आप टॉर ब्राउजर यूज कर लीजिए, आपकी आईपी हाइड हो जाएगी, या आपकी आईपी जैसे कि जो भी बिटकॉइन, यदि आप लोग नोड जो भी ये रन होता है, ये बस आप मतलब कुछ स्टोरी है, अभी आप सुन लीजिए, अभी क्या होगा कि बाद में धीरे धीरे एलोबरेट होगा। ये जितने भी नोड मतलब कितने नोड पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं, इसको आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहां से देख भी सकते हैं। तो उनकी आईपी भी क्या होती है वहां पे, राउटेबल होती है, कि भाई भाई इनकी आईपी यहाँ पे है, ये आईपी यहाँ से है। लेकिन हाँ, यदि आप टॉर ब्राउजर के थ्रू दिखा देंगे तो वहां पे वो चीज दिखाएगा कि हाँ भाई टॉर ब्राउजर के थ्रू इतनी आईपी यहाँ पे हाइड है, दिखा रहा है तो उसका लोकेशन इतना, लेकिन हाँ वो एक्चुअली में क्या है, हाइड है। सो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, और थोड़ा डीपली आके यहाँ पे ऐसे हम लोग देखा कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, originated with संतोषी नाकामोटो 2008, और बिटकॉइन व्हाइट पेपर्स ऑन दिस, तो ये सारी चीजें ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या है कि कुछ हिस्टोरिकल चीजें हैं कि 1991 में जो भी द फाउंडेशन है रिसर्चर्स ने, मतलब कि ये ब्लॉकचेन का है, ये ब्लॉकचेन ठीक है। तो ब्लॉकचेन का ये किया, फिर 2004 में ये हुआ, फिर 2008 to 9 में संतोषी नाकामोटो आए जो कि बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किए। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ, ब्लॉकचेन फिगर आउट में आया ठीक है। और 2013-14 में क्या हुआ, ब्लॉकचेन 2.0 आया ठीक है। तो ब्लॉकचेन 2.0 क्या है भाई, तो 2013-14 में हम लोगों का लॉन्च हुआ था इथेरियम। तो जब इथेरियम लॉन्च हुआ तो उस टाइम क्या आया, ब्लॉकचेन 2.0 आया ठीक है। 2015 में क्या हुआ कि इंटरप्राइज एक्सपेंशन हुआ, और भी कई सारी चीजें हैं ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन 1.0 को क्या हम लोग बोलते हैं, बिटकॉइन मतलब करेंसी डिजिटल पेमेंट्स। 2.0 को क्या बोलते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब इथेरियम आया ठीक है। और ब्लॉकचेन 3.0 हम लोग किसको बोलते हैं, ब्लॉकचेन 3.0 हम लोग तब बोलते हैं जब उसकी पूरी स्केलेबिलिटी हो गई, एंटरप्राइज लेवल पे यूज होने लगा, कि हाँ ब्लॉकचेन बहुत ही सिक्योर है, तो भाई उसको हर एक जगह यूज करो। क्योंकि इथेरियम जब आया तो उसका हर चीज में उसका यूज होने लगा, लाइक ब्लॉकचेन आईओटी में, ब्लॉकचेन मेडिकल फील्ड में, तो तब वो उसको हम लोग
ब्लॉकचेन 3.0 बोलते हैं, एक्सपेंशन कोर्स। ठीक है, ये एक छोटी सी डिस्कवरी थी, आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इस पे बात करते जाएंगे। अभी मैं बस थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में वैसे बता दे रहा हूँ। जब आपको पूरा आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग की यहाँ पे कुछ चीजें आप लोग फिर से आकर के इस चीज को पढ़ सकते हैं, तब आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा और देख सकते हैं। ये मैं पहले बता दें। अब ये वेब3 क्या है, तो लोग कई जगह देखते हैं कि भाई लिंक्डइन में यदि आप लोग देखेंगे तो कई लोग मेंशन किए रहते हैं वेब3। वेब3 कुछ नहीं है, वेब3 ये है कि जो इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके, अब इथेरियम यूज करे चाहे किसी भी चीज को यूज करे, ब्लॉकचेन को यूज करके जो भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनाना, उसको हम लोग वो चीजें वेब3 में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इवोल्यूशन कब हुआ, द थ्री इन वेब3 सिग्निफाइंग द प्लेस ऑफ इंटरनेट को बताता है, इंटरनेट के प्लेस को बताता है। ठीक है, और ब्लॉकचेन 1.0 2.0 क्या बताता है, ब्लॉकचेन का फ्यूचर, ब्लॉकचेन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। एंड ये वेब 1.0 2.0 3.0 क्या बताता है कि इंटरनेट का पेज। तो इंटरनेट के पेज में स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, द रीड इरा, मतलब कि 1.0 में क्या था, रीड इरा, लोग सिर्फ किसी चीज को पढ़ सकते थे, ये वो। ठीक है, मतलब कोई भी इंटरनेट पे कोई चीज है तो 1990 और 2004 के बीच में। ठीक है, 2.0 में क्या था, लोग रीड एंड राइट कर सकते थे। ओके, तो तब यूट्यूब फेसबुक वगैरह ये सब कुछ चीजें आई जहाँ पे अपना लोग कुछ राइट मतलब कुछ वहाँ पे अपलोड वगैरह करना, रीड मतलब पढ़ना वगैरह। ठीक है, वेब3 आया, वेब3 में क्या हुआ कि भाई द रीड एंड राइट फोन आया, मतलब कि जहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं, इंटरनेट से कुछ चीज पढ़ भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, मतलब कि उनके डेटाबेस में कुछ चीजें डाल भी सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। और फिर उन भाई ध्यान से देखिए, 1.0 में था रीड ओनली सिर्फ, 2.0 में था रीड एंड राइट, 3.0 में अब आया है रीड राइट एंड ओन, मतलब कि मतलब भाई आप रीड भी कीजिए, पढ़िए भी, राइट भी कीजिए डेटाबेस में, और वो आपका होगा, ओन होगा, मतलब कि आप सिर्फ उस चीज को ओन करेंगे। यू विल ओनली ओन टू दैट पर्टिकुलर डेटा, मतलब कि उस डेटा को कोई और देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, मिटा नहीं सकता उस डेटा को। इसी को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। सबसे बड़ी पावर क्या है डिसेंट्रलाइज की, डिसेंट्रलाइज की सबसे बड़ी पावर यही है कि कोई भी इंसान, कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी के वो कंट्रोल में नहीं है, ना वो किसी के इंसान के कंट्रोल में, ना किसी थर्ड पार्टी कंपनी के कंट्रोल में। इसका मतलब कि कोई भी उसका मालिक नहीं है, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसी चीज को हम बोलते हैं ओन, मतलब कि आपके पास एक पर्टिकुलर की होगी। ये हम उसमें देखने वाले हैं कि बिटकॉइन में जब भी आप लोग वॉल्ट वगैरह सेटअप करते हैं तो इसमें क्या होता है, आप लोगों के पास एक प्राइवेट की होता है, वो जो की होती है वो आपकी चाबी होती है आपकी तिजोरी तक पहुंचने की। यदि आप वो चाबी खुद भूल गए तो आप खुद भी नहीं उस चीज को ओपन कर पाएंगे, खुद भी नहीं खोल पाएंगे, और वो चीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। ओके, तो इसी को चीज को बोलते हैं हम लोग ओन, मतलब कि आप सिर्फ उस चीज को ओन करते हैं। ओन का ना पर मतलब ही है कि आप उसको ओन करते हैं, आप उसके मालिक है भाई। कोई दूसरी कंपनी जाके भी आपका कोई चीज हटा नहीं सकते। जैसे कि फेसबुक पे आप अपना अकाउंट बनाए तो फेसबुक आपका अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं, अभी यदि आप वहाँ पे कुछ उल्टी सीधी हरकतें करें। तो स्नैपचैट पे अकाउंट बनाए, कुछ वहाँ पे फालतू चीजें अपलोड कर दी, तो वो आपका अकाउंट में बैन कर सकता है, वो आपको अलर्ट भेजता है कि नहीं भाई आपने ये चीज किया है, गलत है, मत कीजिए। ठीक है, तो आपका अकाउंट बैन कर देगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई आपका अकाउंट नहीं बैन कर सकता, कोई आपकी चीजें कुछ भी नहीं कर सकता। इसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। ये चीजें खुद से हम लोग कैसे कर सकते हैं, खुद की नोट सेटअप करके कर सकते हैं, पूरी तरीके से खुद चीजों को कंट्रोल करना, इसको हम लोग बोलते हैं। तो वही यहाँ पे टाइम आया वेब3। वेब3 मतलब क्या है कि यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके वेब3 एम्स टू रिटर्न डेटा ओनरशिप एंड गवर्नेंस टू इंडिविजुअल यूजर्स rather than सेंट्रल अथॉरिटीज। मतलब ये कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ डी एप्स बनाना, मतलब कि डी एप्स मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनाना इथेरियम की बेस पे, कि वहां पे कोई और उसका एक पर्टिकुलर कंपनी का मालिक हो और उस पर्टिकुलर चीज को
सिर्फ वही बंदा एसेस कर पाए, देख पाए, जिस पर्पज से उस चीज को बनाए। ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पे दिया गया है कि वेब3 एंड ब्लॉकचेन 3.0 में डिफरेंस क्या है। तो मतलब दोनों का कॉन्टेक्ट सेम ही है। जो ब्लॉकचेन होता है वो टेक्निकल इंजन को बता रहा है भाई, उसके उसके एक्सपेंशन के बारे में बता रहा है कि कैसे कहाँ क्या चीजें हुई। वेब3 जो बता रहा है उसके इंटरनेट सेंट्रिक है ये, मतलब कि इंटरनेट के चीजें बता रहा है कि इंटरनेट ऐसे ऐसे इवॉल्व हुआ। वो ब्लॉकचेन बता रहा है ब्लॉकचेन कैसे इवॉल्व हुआ। हम दोनों कॉन्टेक्ट से, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग जरा बात कर लेते हैं कि इथेरियम। इथेरियम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये क्या है। तो इथेरियम एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड है, ये हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ जी, तो थोड़ा हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। और तो आप बात करेंगे कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन जैसे जैसे मतलब डेवलप हुआ, हम लोगों ने देखा कि ब्लॉकचेन कैसे हुआ। अब हम लोगों ने देखा कि 2008 में बिटकॉइन वगैरह बन चुका है। तो अब जब बिटकॉइन बन गया था ना भाई, तो यहाँ पे हुआ क्या था। जब बिटकॉइन बन गया था तो उस समय यार बैंक्स वगैरह भी इसको उतना एक्सेप्ट नहीं करते थे। लोग ट्रेडिंग वगैरह मतलब चीजें बिटकॉइन में ही मतलब करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन चीज ये आता है कि जब संतोषी नाकामोटो ने, हाँ जी, जब संतोषी नाकामोटो ने जब फर्स्ट टाइम बिटकॉइन यदि लॉन्च किया था, तो भाई सपोज जब ये फर्स्ट टाइम बिटकॉइन लॉन्च किया था, तो भाई कौन इसको हैंडल किया, ये सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया था ना भाई, तो मतलब उसको आप बोलोगे भाई उसको हैंडल कौन किया सबसे पहले, मतलब कौन देखा। और बिटको संतोषी ने हम लोग सुने कि संतोषी नाकामोटो फिर गायब हो गए। तो भाई क्या हुआ कि ना संतोषी नाकामोटो ने इसको बनाया, इसको अपने सिस्टम पे चलाया, और फिर से इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को कुछ और भी इनके साथ लोग मतलब उस टाइम जुड़े, मतलब कुछ और भी इन्होंने लोगों को कैसे भी जोड़ा। मतलब कुछ लोग लोग और इनकी जो भी टीम थी, ऑब्वियस बात है ये कुछ टीम भी होगी, तो इनकी टीम ये मतलब कि इन्होंने बनाया और इन्होंने अपनी टीम को हैंडल किया। तो सबसे पहले नोड तो ऑब्वियस बात है। आ, जैसे कि अभी हम लोग को एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ये थोड़ा हम लोग बात करते हैं कि जो भी ये बिटकॉइन है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि बिटकॉइन में जो भी बड़े बड़े हम लोगों को माइनिंग करने के लिए हम लोगों ने सुना है कि भाई माइनिंग करनी पड़ती है। माइनिंग करने के लिए भाई बड़े बड़े सर्वर्स, मतलब सर्वर्स कह रहा हूँ मैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती हैं। तो क्या ये जो मशीनें हैं, क्या जब संतोषी नाकामोटो ने इस चीज को बनाया था तो क्या तब भी यार ये इतनी बड़ी बड़ी जो भी मशीनें उस टाइम में क्या ये मशीनें लगानी पड़ती थी। लाइक यदि मैं एक मशीन को यदि मैं दिखाऊं, तो भाई जैसे कि ये जो यहाँ पे आप मशीन देख पा रहे हैं भाई, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, क्या ये जो इतनी बड़ी बड़ी भाई मशीनें हैं, क्या ये इतनी बड़ी बड़ी जो भी मशीनें हैं, क्या ये मशीनें जब संतोषी नाकामोटो ने सबसे पहली बार बिटकॉइन को बनाया तो क्या वो भी भाई इतनी बड़ी बड़ी मशीनें यूज करते थे क्या। भाई ये तो एक बहुत ही मजेदार सवाल है यार, कि क्या संतोषी नाकामोटो उस टाइम में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें वो यूज करते थे क्या। तो भाई इसका सिंपल सिंपल सा इसका जवाब है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। ये जो भी मशीन है ना, ये भाई ये जो भी मशीन है ये एक स्पेशल टाइप की मशीन है, क्योंकि क्या करती है कि बिटकॉइन के अंदर एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को, जिस एल्गोरिदम को हम बोलते हैं ये एसएचए एल्गोरिदम को सॉल्व करती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या जब संतोषी नाकामोटो ने उस टाइम बनाया था बिटकॉइन को, तो क्या उस टाइम भाई ये इतनी भारी मशीनें यूज होता था क्या, मतलब इतनी बड़ी मशीन तो करते थे क्या। नहीं भाई, वो एक नॉर्मल लैपटॉप पर भी हो जाता था, क्योंकि जो भी बिटकॉइन का एल्गोरिदम है अंदर से वो एक पर्टिकुलर छोटे से लैपटॉप पर भी उस टाइम वो चल जाता था। क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम चीजें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं थी। उस टाइम जो भी बिटकॉइन के अंदर का जो भी एल्गोरिदम है वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो जो भी बिटकॉइन जो ये लोग माइन करते हैं, भाई मैं ये चीज बता रहा हूँ कि जब संतोषी नाकामोटो ने फर्स्ट टाइम बिटकॉइन बनाया, तो भाई उसको कोई तो माइन करता होगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने बनाया, तो इन्होंने तो अपने लैपटॉप पर ही, जैसे हम लोग को पता है कि 21 संतोषी नाकामोटो ने, इन्होंने कुछ जो भी बिटकॉइन है संतोषी नाकामोटो जैसे कि इनके पास है, ठीक है। अब कितना है उसका देख लीजिएगा अपना जो भी है, उनके पास जो भी बिटकॉइन है, ठीक है।
तो जब कुछ बिटकॉइन उनके पास है, तो उतना मतलब कि बिटकॉइन उन्होंने क्या किया था भाई, खुद ही माइनिंग किया था। हाँ देखिए, यहाँ पे संतोषी नाकामोटो के पास भाई बिटकॉइन कितना था, कितना है भाई, 1 से 1.1 मिलियन तक, ठीक है। और ये जो भी माइन हुआ था 2009 से 2010 के बीच में, रिमेन अनटच, ये अनटच पड़े हुए हैं इन अर्लियर वैलेंट्स में, एंड रिप्रेजेंटली नियरली 5% ऑफ टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन। ठीक है, मतलब कि पूरी दुनिया में कितने बिटकॉइन है, 21 मिलियन बिटकॉइन है, जिसमें से 1 से 1.1 मिलियन तक संतोषी नाकामोटो के वैलेंट में पड़ा हुआ है। एट अ प्राइस ऑफ दिस पर बिटकॉइन, मतलब पर बिटकॉइन का प्राइस अभी कितना है, $65,000। दिस 40 इज ब्रॉट अप टू इतना बिलियन। ओके, 1 से 1.1 मिलियन बिटकॉइन अभी संतोषी नाकामोटो के पास है। ओके, और वो अनटच पड़े हुए हैं। तो ये जो भी बिटकॉइन है, ये कब माइनिंग किए गए थे भाई, 2009 से 2010 के बीच में। इसके द्वारा, संतोषी नाकामोटो के द्वारा। तो क्या संतोषी नाकामोटो ने इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके माइनिंग की थी क्या? नहीं भाई, उन्होंने क्या की थी कि एक छोटे अपने खुद के लैपटॉप पर ही माइन की हुई थी। बिटकॉइन के अंदर जो भी एल्गोरिदम बना है, जो भी एल्गोरिदम बना है, वो एल्गोरिदम इस तरीके से बना है ना भाई, कि मतलब कि वो एल्गोरिदम खुद ही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, लाइक 1 वीक में भी है, लाइक मे बी 1 वीक नहीं, इसमें लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा कितना है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ना वो एल्गोरिदम जो भी है ये चीज सर्च करता है, लाइक 48 आवर, ऐसा मतलब कुछ भी है कि उतने टाइम पर वो हमेशा एल्गोरिदम वो चेक करता रहता है। मतलब कोड के अंदर ये एल्गोरिदम है जो कि चेक करता रहता है हमेशा कि भाई कितने लोग अभी माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग जितनी ज्यादा लोग करेंगे, जितनी ज्यादा माइनिंग के लोगों की कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। आज सपोज दुनिया में 1 लाख लोग माइनिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में, कल 2 लाख लोग माइनिंग करने लगेंगे, और 3 लाख लोग करने लगेंगे। तो बिटकॉइन का एल्गोरिदम उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगेगा। इस पूरे बिटकॉइन को की चीजों को इस तरीके से बनाया गया है, मतलब कि जितना ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ते जाएगा, उतना ज्यादा एल्गोरिदम और कॉम्प्लेक्स होते चला जाएगा। सपोज दैट कि जो भी बिटकॉइन है, बिटकॉइन के अंदर अंदर जो भी बाइंग है, लाइक बाइंग उतनी हो ही नहीं रही है, मतलब कि चीजें वगैरह बाइंग सेलिंग वहां पे हो ही नहीं रही है उतना, और उससे ज्यादा लोग वहां पे क्या कर रहे हैं भाई, माइनिंग कर रहे हैं और भी वगैरह, मतलब डिफरेंट चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि माइनिंग भी फिक्स है, इतनी चीजें में मतलब कितना होगा, ठीक है, वो हम लोग बात करेंगे अभी। तो यदि एक पर्टिकुलर टाइम में यदि लोग ज्यादा माइनिंग करने लगेंगे, ओके, क्योंकि माइनिंग का भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है भाई, कि इतने टाइम पीरियड में इतना ही बिटकॉइन माइन होगा, इससे ज्यादा बिटकॉइन माइन नहीं हो सकता। और यदि इससे ज्यादा बिटकॉइन माइन हो, क्योंकि माइनिंग में 2 चीज होता है भाई, एक तो कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई करना, मतलब उसको पूरी तरीके से रिलीज वगैरह करना, और एक तो ये भी चीज है कि भाई उसमें माइनिंग करना, तो उसमें 2 चीजें होती हैं। तो यदि माइनर्स की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, बिटकॉइन का एल्गोरिदम उतना ही हार्ड होता चला जाएगा। इसका मतलब कि जब संतोषी नाकामोटो ने माइनिंग किया, तो वो अपने एक लैपटॉप पर भी माइनिंग कर ली है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम था, ऑब्वियस बात है, था ही नहीं, तो इसीलिए वो अपने लैपटॉप पर भी माइन कर सकते थे, क्योंकि तब उसका एल्गोरिदम क्या था, वीक था, स्मॉल था, छोटा था। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़े, कंपटीशन बढ़ा, एल्गोरिदम और ज्यादा बढ़ते गया, और भाई एक टाइम के बाद ऐसा आया कि एल्गोरिदम इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि भाई इस टाइप की मशीनें बनाना पड़ेगी। और ये एक स्पेशल, इस मशीन का नाम है ASCII है मशीन, ये इसका नाम है, ये भी हम लोग देखेंगे मेंशन है। तो स्पेशल भाई मशीन बनाना पड़ गया। और ये मशीन क्या है, मतलब CPU, मतलब कह सकते हैं क्या, इस मशीन के अंदर भी रैम वगैरह सब कुछ होगा, जैसे नॉर्मल CPU होता है, रैम होता है। तो हाँ बिल्कुल भाई होगा, रैम भी होगा, CPU भी होगा, SSD भी होगा, सब कुछ होगा। बस इसमें क्या होगा, इस मशीन को ऐसा बनाया गया है कि 24/7 भाई ये चल पाए, इसमें फैन लगाएं, और इसमें एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए इसको स्पेशलिटी
दी गई है। एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए ही इसके हार्डवेयर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। बात समझ में आया? तो आप क्या बोलेंगे, क्या इस पर्टिकुलर मशीन को मैं अपने घर के कंप्यूटर सीपीयू में यूज कर सकता हूँ क्या? आई थिंक कर सकता हूँ भाई, क्यों नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो उसमें भी तो भाई जैसे भाई जैसे ये होता है वैसे ये भी है, लेकिन ये है कि भाई 1 घंटा मशीन चलेगा, ना जाने कितना बिल आता है। मतलब 1 घंटा मशीन चलाओ और भाई 1000 रुपए का बिल है, 500 का बिल है। बात समझ रहे हो? तो मतलब ये चीज मेन चीज है, तो कोई क्यों चलाएगा? तो ये मतलब कि कुछ इस ये मैंने मशीन के स्पेसिफिकेशन वगैरह ही बता दिया कि हाँ भाई इस टाइप की मशीन होती है। तो ये मशीन कब आया भाई? ये मशीन मतलब कि कब लोगों को जरूरत पड़ी? तो एक टाइम के बाद बिटकॉइन इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि मतलब कि लोगों को इस मशीन की नीड पड़ी। मतलब कि जो भी कंपनीज हैं वो इस ऐसे मशीन को डिजाइन की तब मार्केट में आया। और उससे पहले क्या, उससे पहले नॉर्मली चल रहा था, लोग अपने लैपटॉप पर माइन करते थे। अब ये देखते हैं ये मशीन कब आया। ओके, बिटकॉइन माइनिंग ASCII application specific integrated circuit machine such as Canvan Days require human intervention. Okay, so यहाँ पे बता रहा है कि the transition from laptops to, हाँ देखिए भाई, the transition from laptops to specialized ASI application specific integrated circuit machine happened because Bitcoin mining is a race then become too competitive for general purpose. In the beginning, this meant that the competition was low and any computer could solve the mathematical puzzle required to earn Bitcoin. ठीक है, हाँ जी। अब ये देखो ये पूरा का पूरा चीज ही यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजी हैज बीन अराइव्ड सिंस 2023 specific machine is profitable life is usually 1.5 to 5 years before it becomes too slow and inefficient compared to newer models. ठीक है, तो ये जो भी मशीन है भाई यहाँ पे पूरा का पूरा एक ये टेबल ही दे दिया है। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये मशीन क्या है। एंड पहले भाई लैपटॉप से कैसे लोग जीपीयू पे शिफ्ट हुए हम लोगों ने देखा कि पहले माइनिंग करने के लिए क्या था, लैपटॉप ही काफी था। फिर क्या हुआ भाई, लोग जीपीयू पे शिफ्ट हुए क्योंकि जैसे कॉम एल्गोरिदम और कॉम्प्लेक्स हुआ तो फिर उसके बाद से लोग एक ये स्पेसिफिक मशीनों पे यूज हुए। और हम लोगों ने भी देखा कि 2013 के लास्ट दिसंबर से ये चीजें और ज्यादा शुरू हो गई क्योंकि लोग बिलियंस ऑफ लोग भाई माइनिंग करने लगे पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज चीजें हुई। आपको टेबल देखना है, यहाँ पे देख लीजिए सीपीयू पे लोग थे इतने बीच में, इतने लोग जीपीयू के बीच में, इतने लोग कुछ स्पेशल प्रोग्रामेबल मशीन वगैरह जो भी है। फिर उसके बाद से लोग इस पे शिफ्ट हुए। ठीक है भाई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सी चीज है जो कि इसको हम लोगों को भाई ध्यान में देना है। ठीक है, ये एक डाउट क्लियर हो गया भाई कि क्या ये मशीन पहले से ही थी क्या? ऐसा नहीं भाई, पहले से नहीं थी। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आते हैं बिटकॉइन के अपनी चीजों पे। तो भाई ये हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया कि बिटकॉइन आया कब, बनाया गया कौन बनाया। और इसके बाद से एक और चीज है कि मतलब कि ये चीज क्यों उन्होंने बनाया। क्योंकि ना 2008 में क्या हुआ था कि एक क्राइसिस आई थी। ठीक है भाई, तो जैसे कि जो भी ये बिटकॉइन है भाई, ये क्या है, ये काफी फायर्ड है। सो एक हाँ हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं 2008 ग्लोबल क्राइसिस की। ठीक है, सो जो भी ये बिटकॉइन है ये काफी जब 2008 में क्राइसिस वगैरह यूएस में आए थे तो तब जो भी संतोषी नाकामोटो ने इसको क्या हुआ था भाई, बनाया था। आप ऐसा कुछ यूट्यूब पे कुछ वीडियोज हैं, यदि आप सर्च करेंगे तो आपको इस पे मिलेगा। एक बंदे ने काफी इसकी हिस्ट्री को बहुत ही बेटर तरीके से समझाया है। तो मैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक भी दे दूंगा, तो आपको थोड़ा सा और भी इसकी हिस्ट्री अंदर से पता चलेगी। मतलब कि ये बिटकॉइन उस समय जो इंसान ने बनाया उसके पहले की क्या हिस्ट्री वगैरह थी और क्या उसके पीछे का थिंकिंग वगैरह था, तो वो थोड़ा सा आपको और भी चीजें क्या हुआ कि क्लियर होगा, और भी चीजें लगेगा कि हाँ कैसे हिस्ट्री में ऐसा चीजें आया। बाकी तो भाई मैं बता ही रहा हूँ। तो मेन चीज तो यही थी भाई कि उस समय क्राइसिस आया और जो भी बैंक्स वगैरह है हर एक चीज उनके कंट्रोल में होती है। तो एक कंट्री चाहे कितना एक बैंक चाहे कितना किसी को लोन दे सकता है अनलिमिटेड अमाउंट में, अनलिमिटेड
वो और भी चीज़ें परफॉर्म कर सकती हैं। एक यूएसबी जैसे कि नोट कोई कितना छाप सकता है, ऐसे ऐसे चीज़ें, तो उसके लिए ये चीज़ें फिक्स करके कि हाँ बनाया गया था। तो फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो जो भी बिटकॉइन है, बिटकॉइन में क्या है भाई, जो भी बिटकॉइन है, जैसे कि मैंने बोला कि बिटकॉइन में क्या है, इसको प्रॉपर एक फिक्स चीज बनाया गया है कि भाई इतना ही बिटकॉइन पूरी दुनिया में है। तो पूरी दुनिया में भाई 21 मिलियन ही बिटकॉइन है। 21 मिलियन बिटकॉइन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं है, क्योंकि भाई ये अनलिमिटेड नहीं है। कि कोई भी चीज यदि अनलिमिटेड होगी तो भाई उसकी वैल्यू पहले ही नहीं होगी। लिमिटेड कोई चीज होनी चाहिए तो ही उसकी वैल्यू होगी। इसीलिए बिटकॉइन क्या है, 21 मिलियन है। अब ये तुम बोलोगे कि भाई जो ये बिटकॉइन है, ये भाई 21 मिलियन बिटकॉइन फिक्स कैसे है। तो भाई ध्यान से देखो, ये बिटकॉइन क्या है, कोड भाई, कोड लिखा गया है। क्या लिखा गया है भाई साहब, ये भी जरा मैं तो मेंशन कर दूं। भाई क्या लिखा गया है, बिटकॉइन के कोड में मेंशन कर दिया गया है। भाई बिटकॉइन के कोड में ये चीज मेंशन कर दिया गया है। तो भाई क्या क्या किया गया है कि भाई बिटकॉइन के कोड में ही भाई ये चीज मेंशन कर दिया गया है कि जो भी बिटकॉइन है वो इससे ज्यादा होगा ही नहीं, इससे ज्यादा भाई हो ही नहीं सकता। ओके, समझ में आया भाई कि बिटकॉइन जो भी है इससे ज्यादा कहने हो सकता भाई, हो ही नहीं सकता। ये इसकी कोड मतलब कि जब सबसे पहले बिटकॉइन बनाया गया तो भाई जाहिर सी बात है एल्गोरिथम लिखा गया, कोड लिखा गया होगा। और इसका कोड आज भी जो है ओपन सोर्स है, गिटहब पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो और इसको जो भी ये बिटकॉइन की जो भी कम्युनिटी वगैरह है वो हैंडल करती है। लिनक्स फाउंडेशन भी इसकी कम्युनिटी को हैंडल करती है, मतलब कि ऐसी चीजें हैंडल करती हैं। तो ये जो भी मतलब कोड ये लिखा गया है भाई, ये हम लोग बात करते हैं इसमें जरा कोड के। तो ये पूरा पूरा भाई ये कोड लिखा गया, मतलब कि संतोषी नाकामोटो ने क्या किया भाई साहब, पूरा पूरा कोड लिखा कि हाँ इस कोड में मैं जो बिटकॉइन है वो 21 मिलियन ही डाल रहा हूँ। अब इस कोड में जो एल्गोरिदम यूज होगा भाई, वो क्या होगा, वो ये वाला एल्गोरिदम यूज होगा, SHA 256 प्रूफ ऑफ वर्क का प्रूफ दो भाई। ठीक है, और इसके कोड में लिखा गया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो लोगों को पता है भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल भी करना जरूरी है। इस कोड में लिखा गया कि भाई इतने ही, मतलब कि हाँ मतलब कि हर एक इतने ब्लॉक के बाद जो भी माइनिंग की कैपेसिटी है उसको क्या कर दो, हाफ कर दो। मतलब माइनिंग की जो भी रिमाइनिंग पॉइंट्स है, मतलब कि जो भी पॉइंट्स मिलते हैं जब हम लोग माइन करते हैं, तो उसकी कैपेसिटी को क्या कर दो, आधा कर दो इतने ब्लॉक्स के बाद। ये कोड में लिखा गया है, कोड में लिखा गया है। ये मैं अपने सब पास से नहीं बता रहा हूँ। ये पोस्ट 21 मिलियन की, पोस्ट 21 मिलियन के बाद क्या होगा बात करते हैं हम लोग। तो जब बिटकॉइन बनाना भाई, तो बिटकॉइन के कोड में ये सारी चीजें पहले से जाके गए मेंशन की गई। ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई उसका कोड पड़ा हुआ कहाँ पे है, भाई कोड तो ओपन सोर्स है, गिटहब पे भी कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोड तो ओपन सोर्स है। तो कोड यदि ओपन सोर्स है तो भाई वो कोड कहीं किसी सर्वर पे तो रन हो रहा होगा। हाँ, सबसे पहले संतोषी नाकामोटो ने खुद के सर्वर पे, खुद के लैपटॉप पे रन किया, खुद का मतलब कि दो तीन लैपटॉप यूज करके उस पर माइनिंग किया, तो उनको चीजें मिली भाई। उन्होंने कोड लिख के सब कुछ को फिक्स किया, फिर उन्होंने क्या किया, माइनिंग शुरू की। अभी तो उनके पास 1 मिलियन से 1.1 मिलियन तक उन्होंने माइन किया, फिर उसका से उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने जो भी उनकी टीम थे वो की, फिर उनकी टीम धीरे धीरे मतलब किसी और भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, लिनक्स फाउंडेशन है, ये सब मतलब कि ये सब चीजें उनसे मतलब कि चीजें जुड़ी। तो अब जैसे जैसे चीजें जुड़ेगी, तो कोई चीज यदि आता है तो एक प्लेस पे तो रहता नहीं है, दुनिया में कई जगह के प्लेसेस पे होंगे। तो पहले एक जगह माइनिंग शुरू हुई, फिर दूसरी जगह माइनिंग शुरू हुई। वैसे जैसे ये तो पहले तो शुरुआत में इन्होंने कुछ टाइम तक, 1 साल तक खुद ही मतलब चीजों को हैंडल किया, और इनकी जो भी टीम थी वो हैंडल की। अब जैसे ही दुनिया में 1 साल के बाद नोड जब कई सारे जगहों पे जब बन गए, सेटअप हो गए, तो उन्होंने अपना चीजें
वगैरह वगैरह छोड़ दिया, अपना चीजें माइनिंग करना उन्होंने छोड़ दिया। अब क्या हुआ भाई कि दूसरे लोग भी माइनिंग करने लगे और वो बिटकॉइन क्या करने लगे भाई, माइन करके बिटकॉइन लगाने लगाने लगे। तो ये जितने भी कोड है चीजें, तो ये आपको समझ में आई गया कि सबसे पहले कौन किसने माइन किया, उन्होंने कैसे शिफ्ट किया लोगों तक, और फिर से उन्होंने लोगों तक चीजों को पहुंचाया कि हाँ भाई तू भी माइन कर, तू भी माइन कर, मतलब कैसे जो भी चीजें हुई होंगी। ठीक है, मतलब मैंने ये चीजें पूरी की पूरी भाई पढ़ी है, पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, तो फिर मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि पहले वो, फिर उनकी टीम, फिर कुछ और चीजें जुड़े, कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चीज जुड़ती हैं, तो फिर से अलग अलग लोग भी जुड़े, तो उन्होंने अपना नोड चालू किया, क्योंकि वो नोड पे माइनिंग होती है, एक पर्टिकुलर नोड, आपके पास सारा चीज डेटा हो, तो वो नोड पे माइनिंग किया। तो उस टाइम जो भी नोड है भाई, वो एक लैपटॉप ही था, लैपटॉप पे लोग नोड बना दे देते, क्योंकि उस टाइम कोई उतना डेटा नहीं था। अभी इस समय 1 टेराबाइट की एसएसडी क्यों नहीं पड़ रही है भाई, क्योंकि उतने सालों का जितना डेटा है, जितने ट्रांजेक्शन है, वो सब आपके मशीन पे होनी चाहिए, तब जाके आप पूरा एक नोड, फुल नोड चला पाते हैं। एंड फिर से, और जो लोग माइनिंग करते हैं भाई, उनके पास तो पूरा डेटा होना ही चाहिए, ये तो फिक्स, ये तो पहली बात। ये सब मैंने भाई पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, पूरी चीजें सर्च की है अच्छे से सारी चीजें, तो मैं ये सारी चीजें यहाँ पे स्टोरी वगैरह बता रहा हूँ कि एक एक डाउट मतलब क्लियर है, कैसे आया, कैसे हुआ, क्या चीज बना। तो फिर अब क्या हुआ ना, कैसे मैंने बताया कि बिटकॉइन के जो भी कोड में ये सारी चीजें लिख दी गई। अब एक बंद मतलब कि उनकी पहले टीम माइनिंग कर रही थी, फिर एक इसके पास पहुंचा, फिर उसके पास पहुंचा, एज ए न्यूज, एज ए चीजें इन सब के तौर पे, मतलब कि इससे कुछ प्रचार भी चीजें मतलब कुछ हुई होंगी। तो ऐसे मतलब कि धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को पता चलेगा, और उन्होंने भी अपना अपना नोट चालू किया। तो 1 साल तक, 1.5 साल तक तो उन्होंने मैनेज किया। फिर जैसे ही कई सारे नोड यदि दुनिया भर में क्रिएट होने लगे, तो ऐसे ही उन्होंने अपना मतलब कि चीजें छोड़ दिया, उन्होंने माइनिंग कर। तो अब क्या हो गया, अब तो धीरे धीरे बहुत तेज से एक्सपेंड होने लगा। तो अब आप यदि बोलेंगे कि भाई संतोषी नाकामोटो ने कोड में एक बार भी बनाया, तो क्या दोबारा कोई कोड चेंज नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि बिटकॉइन के कोड का ये एक रूल है कि जब तक 51% लोग, इस चीज को, जब तक 51% लोग इस चीज को रियलिटी में, यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब तक 51% लोग इस चीज को राजी नहीं हो जाते, तब तक इस पर्टिकुलर कोड को में एक छोटा सा भी चेंज नहीं किया जा सकता है, एक छोटा सा भी चेंज। 51%। ओके, सो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 51% पीपल नोट्स रेडी, ठीक है, फॉर एनी टाइप ऑफ चेंजेस इन बिटकॉइन कोड। ठीक है भाई, जब तक 51% लोग भाई साहब रेडी नहीं हो जाते, मतलब तब तक भाई बिटकॉइन का एक छोटा सा भी कोड में चेंजेस नहीं हो सकता। 50%, मतलब कि समझने की दुनिया में यदि लाखों नोड चल रहे हैं यदि आज के समय में, तो 51% लोगों को राजी करना कितना मुश्किल होगा। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, 51% लोग किसी पे रेडी हो जाए, तो तब कोड में चेंज होगा। तो आप बोलोगे तो क्या मतलब कि जब बिटकॉइन, जब उस टाइम संतोषी नाकामोटो ने बनाया, तो उसके बाद से क्या कभी बिटकॉइन की चीज में कभी कोई छोटा सा भी चेंज नहीं हुआ क्या? हुआ भाई, चेंज हुआ। तो मतलब कोई बड़ी चेंजेस नहीं, मतलब कुछ छोटे मोटे एकदम माइन्यूट सा चेंजेस कुछ हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, कई बार हुए हैं। और उस छोटे चेंजेस को लोगों ने मतलब जब सही है तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। ऑब्वियस है, 51% पीपल, तो 51% पीपल ने जब उसको एक्सेप्ट किया, तो ही वो चीज आ पाया। याद रखिए, बिटकॉइन में जो भी इस तरह के जो भी चेंजेस होते हैं, मतलब कि बहुत ही कम ऐसा सालों पे होता है। ठीक है, तो
बिटकॉइन के अंदर ये ऐसे कुछ चेंजेस बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही रेयर होता है और बहुत ही मुश्किल है इसको चेंज करना, क्योंकि लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। कोई नहीं अपना पैसा को, यदि थोड़ा सा भी कहीं भी कुछ भी हो तो कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो बिटकॉइन में इस तरह की चीजें बहुत ही कम होती हैं, तो जैसे चेंजेस वो चीज बहुत ही कम होती है। लेकिन जो भी इथेरियम है, इथेरियम, ठीक है, उसमें ये जो भी थोड़ा चेंजेस का है, वो उसकी कम्युनिटी इस चेंजेस के लिए ज्यादा, अच्छा कह सकते हैं कि वो हाइपर होती है, मतलब कि वो उसमें ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है, मतलब वहां भी ऐसा नहीं है कि कोई भी चेंज कर देगा, नहीं भाई। लेकिन हाँ, वहां पर चेंजेस चीजें मतलब कि देखी गई है ज्यादा, बिकॉज उसकी कम्युनिटी को ज्यादा हाइपर है। जबकि बिटकॉइन की कम्युनिटी थोड़ा कंजर्वेटिव है, मतलब कि कोई नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज हो। तो ये मेन चीज है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या कोड में कभी चेंज हुआ है, क्या 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 इसकी चीजें, मतलब कि इसकी रफ्तार कितनी होती है, मतलब कि कितना कोई चेंज कर सकता है, मतलब कितना कोई चेंज हुआ पिछले बार हुआ तो बहुत कम, वेरी माइंड, एक छोटी सी कोई चीज, एक छोटा सा कोई ऐसा कोई चीज फीचर कोई दे हुआ। या इथेरियम में इससे कोई ज्यादा हुआ क्या, तो हाँ वहाँ पे थोड़ी कम्युनिटी ज्यादा एक्टिव रहती है। ठीक है, तो ये मैंने देखा कि 51% का चक्कर क्या है, इसके कोड के बेस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। और ओके भाई, ये चीज आपको तो समझ में आ गई होगी चेंजेस का क्या है। बिटकॉइन के कोड में इतना फिक्स किया गया, एल्गोरिदम इसमें ये यूज होता है, रिलीज मेथड ये है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है कि हर एक ईयर के बाद बिटकॉइन इतना हाफ होगा। ठीक है, और अब जब लोग बोलते हैं कि भाई, एक तो लोग भाई बोलते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग हो रहा है, तो क्या बिटकॉइन यदि माइन हो रहा है, माइन हो रहा है, माइन हो रहा है, माइन हो रहा है, तो लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है कि बिटकॉइन यदि फिक्स अमाउंट में है, 21 मिलियन में है, लोग माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग का मतलब कि और बिटकॉइन को क्या करना, जन्म देना, मतलब कि क्रिएट करना। तो क्या कोई अनलिमिटेड क्रिएट कर सकता है? नहीं, इसका एक फिक्स्ड है कि इतने पर्टिकुलर टाइम में इतना ही बिटकॉइन क्रिएट हो सकता है, इससे ज्यादा क्रिएट हो ही नहीं कर ही नहीं सकता कोई। ये इसके कोड में लिख दिया गया है, कोड बिटकॉइन में जो कोड है ना, कोड है, एल्गोरिदम जो कोड हम लोग करते हैं VS कोड के अंदर, उसी में लिख दिया गया है कि भाई इससे ज्यादा चेंज हो ही नहीं सकता। और यहाँ तक इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए भी किया गया है कि भाई इतने ईयर के बाद, जैसे मैंने सुना कि 4 साल के बाद वो हाफ हो जाता है, एक्चुअली में वो इतने ब्लॉक्स के पास हाफ हो जाता है, उसका कैलकुलेशन मैं दिखाऊंगा। एंड हाँ, हम लोग बात करते हैं कि जो भी माइनिंग है, यदि 21 मिलियन बिटकॉइन यदि माइन हो गया, तो भाई उसके पास से क्या लोग माइनिंग करना छोड़ देंगे क्या? नहीं भाई, यहाँ पे जब माइनर माइन करता है ना, तो उसको दो चीजें मिलती हैं। एक चीज तो भाई उसको मिलती है, जो भी बिटकॉइन माइनर होता है उसको क्या चीज मिलती है, उसको दो चीज मिलती है। एक तो भाई रिवॉर्ड, माइनिंग रिवॉर्ड मिलता है, और एक दूसरा क्या मिलता है भाई, ट्रांजेक्शन फी। क्या मिलता है भाई? एक तो माइनिंग रिवॉर्ड मिलता है और एक दूसरा मिलता है भाई ट्रांजेक्शन फी। मतलब माइन किया वो तो पैसा उसको मिला ही, और एक आदमी जो भी बाई सेल किया है, तो उसने क्या किया, उस चीज को पूरा पूरा वेरीफाई किया है, उसको ब्लॉक में ऐड किया है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, तो उसका भी पैसा मिलता है उसको। तो भाई जब वो बिटकॉइन 21 मिलियन पूरा का पूरा यदि माइन हो जाएगा, तो तब क्या लोग जब माइनिंग नहीं करेंगे क्या? तब भी लोग माइनिंग करेंगे। लेकिन तब क्या होगा कि भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तब क्या होगा भाई, तब लोगों को माइनिंग फीस ही भाई इतनी ज्यादा मिलेगी ना, कि वो आज के समय में यदि तुम बिटकॉइन जो माइन कर रहे हो, तो माइनिंग रिवॉर्ड प्लस ट्रांजेक्शन फी आपको इतना पैसा मिला, मतलब कि आपको जितना पैसा मिला उसकी वैल्यू एक्स है। ठीक है, तो आने वाले कितने सालों बाद मैं आपको ये चीज थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। हाँ भाई, यहाँ पे तो 21,040, ठीक है भाई। भाई 21,040 में क्या होगा,
होगा कि भाई पूरा का पूरा बिटकॉइन माइन हो जाएगा। अभी ये कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा, ये कैलकुलेशन कहाँ से आया। 21,040 में पूरा पूरा बिटकॉइन माइन हो जाएगा। आखिरी संतोषी माइन होगा, आखिरी जो संतोषी है, आखिरी जो बिटकॉइन होगा वो माइन होगा यहाँ पर। ठीक है, 21,040 में जब सारा सारा बिटकॉइन माइन हो जाएगा तो फिर लोगों को भाई क्या क्या लोग माइनिंग करना छोड़ देंगे क्या? नहीं। तब जो लोग माइनिंग करेंगे ना भाई, उस समय लोगों को ट्रांजैक्शन फीस इतने ज्यादा मिलेगी कि वो उनका जो आज के समय में जितना गुड्स पर वैल्यू उसकी है, उसकी कीमत उतनी होगी। मतलब माइनिंग फीस ही उस समय इतना ज्यादा हो जाएगी कि वो उस चीज को हैंडल कर लेगा। तो क्या ये आपको बात समझ में नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इतने के बाद क्या माइनिंग बंद हो जाएगा क्या? नहीं, माइनिंग चालू होगा। ट्रांजैक्शन फीस इतनी ज्यादा मिलेगी कि भाई लोग उस चीज का हैंडल हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हिस्ट्री वगैरह तो हो गई भाई। अब हम देखेंगे भाई ये इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, और ये जो भी 21 मिलियन कब तक माइन हो जाएगा उसका कैलकुलेशन क्या है, और कब तक माइन हो जाएगा, इस समय तक माइन हो जाएगा, तो ये कहाँ से आया। ठीक है, अब इन सारे चीजों को बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे।